हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान। और दोस्तों, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर बहुत दो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। क्या है जिसके अंदर बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम फेस होती है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है? मंकी प्रॉब्लम। मंकी जब पुली के ऊपर चढ़ता है, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ता है, उतरता है, दो मंकी होते हैं, एक मंकी की पूंछ से दूसरा मंकी कैसे लटका हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अपन सारी मंकियों की। और दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है? वेइंग मशीन की कैटेगरी है। वेइंग मशीन पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं। हालांकि बहुत इजी टॉपिक है, पर फिर भी आज मैं कोशिश करूंगा आपको अटकाने की और आपकी कोशिश रहेगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। तो हेडिंग डाल दें आप, मन की प्रॉब्लम। मन की प्रॉब्लम, मन की, ये मन की जगह मैन भी आ सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कौन आ गया है ना। मन की, मंकी प्रॉब्लम। ऑलराइट, चलो मंकी प्रॉब्लम में होता क्या है। तो पहले मंकी वाला कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर लें। तो सबसे पहले आप सुन लें, सपोज एक स्ट्रिंग है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या है, सपोज ये मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, मंकी बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में जब मंकी स्ट्रिंग के ऊपर लटका हुआ होता है तो एक्चुअल सिचुएशन उस समय क्या क्या होती है। मंकी का मास सपोज m है, तो मंकी के ऊपर लगने वाला उसका वेट, अर्थ उसको क्या करेगी? पुल करेगी, ठीक है। और मंकी ने उस स्ट्रिंग को क्या करा हुआ? होल्ड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग जो होती है वो भी क्या करती है? टी एक फोर्स, टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? टेंशन। टेंशन से क्या करती है? मंकी को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। मंकी पुल करेगा स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग भी पुल करेगी मंकी को, ठीक है। तो ये जो टी जो है, ये टी जो होता है, ये क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? स्ट्रिंग ऑन मंकी, है ना। मंकी, ठीक है, मंकी के ऊपर कितना लगा। और mg जो है वो अर्थ ने इसको नीचे लगाया था, ये तो अपने को पता है, ये एक चीज अपने को क्लियर है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलता हूं, अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अगर ये मेरे पास क्या, इसको फर्स्ट केस मान ले भले आप, ये क्या है? मंकी इज एट रेस्ट। मंकी जो है वो कहां है? रेस्ट पर है सपोज, ठीक है। अभी मंकी ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है। अगर मंकी ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है तो मंकी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मंकी के ऊपर टी ऊपर की तरफ लग रहा है, मंकी के ऊपर mg नीचे की तरफ लग रहा है, मंकी ऊपर कहीं भी नहीं जा रहा है। तो दोनों फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। तो t बराबर क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि मंकी जो है, मंकी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मंकी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करे, ठीक है, ये मेरे पास वही स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, जो मंकी है। अरे भाई साहब, मंकी खतरनाक बन गया इस बार तो, कोशिश पूरी जारी है। डिंग डिंग डिंग, पूंछ बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है पूंछ की। चलो जो भी है। अब मंकी सपोज ऊपर भी जा सकता है v से, या भले ही नीचे आ रहा हो v से, दोनों ही केस सेम है, दोनों के केस के लिए सेम ही, ठीक है। ये मंकी का मास m, ठीक है, ऊपर टेंशन मेरे पास t आएगा स्ट्रिंग के अलोंग t, और नीचे मेरे पास क्या लगने वाला? mg। अगर ये ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तो नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा? मंकी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जो क्या होगा? 0। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अपन सीख चुके हैं। तो यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? t की वैल्यू mg के इक्वल आ जाएगी। यहां पर भी क्या आ जाएगी? t की वैल्यू mg के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये दोनों केस हो गए। इसके बाद थर्ड केस आपके पास क्या आता है? इसको दोनों को लिख लो आप, फिर उसके बाद थर्ड केस पे चलता हूं मैं, है ना। केस 3 पे चलते हैं अपन। केस 3 क्या हो सकता है कि मंकी जो है वो क्या है? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। जो मंकी है एक्सेलरेटिंग
अप, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है सपोज ए से, तो अब इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, बस यहां पर एक्सेलरेशन और जुड़ जाएगा। अब एक्सेलरेशन और जुड़ेगा तो देखो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टी ज्यादा है mg से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू m है, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, m कॉमन आएगा और g प्लस a, तो टेंशन क्या होगा, mg प्लस a। अब यहां पर याद करने का तरीका क्या है, इफ यू आर मूविंग अप, अगर ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन बढ़ाना है, अप मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ाना है, ये इसको आप जी इफेक्टिव, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आप चाहो तो इसको जी इफेक्टिव बोल दो आप, है ना, याद करने का तरीका। तो जी इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जी की जगह जी प्लस ए आ गया। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज यहां पर अगर आप देख पाए, इसको समझना आप अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी, खासकर क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। अब सोचो, अब मंकी अगर ऊपर जाएगा, अगर मंकी रेस्ट पे था या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा था, तो उस वक्त टेंशन की वैल्यू किसके बराबर थी, mg के बराबर थी। जैसे ही मंकी एक्सेलरेट करने लगा तो क्या टेंशन की वैल्यू बढ़ गई है, क्या mg प्लस ए हो गई है, पहले mg थी अब mg प्लस ma हो गई है। और टेंशन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, क्या सिर्फ एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे a बढ़ेगा, g तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, जैसे जैसे a बढ़ेगा टेंशन भी बढ़ेगा। और स्ट्रिंग के अंदर एक लिमिट होती है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर टेंशन इंक्रीज होता है तो स्ट्रिंग में ब्रेक डाउन। इसका मतलब मंकी एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही ऊपर चढ़ सकता है, उसके बाद में टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बियॉन्ड अगर एक्सेलरेशन को मैं इंक्रीज करूंगा तो टेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। समझ में आ रहा है। तो फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन टेंशन विल बी मैक्सिमम, या इस मैक्सिमम टेंशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग टेंशन। तो क्या बोल रहा हूं यहां पर एक स्टार बना के इसी के अंदर क्या लिख सकते हैं आप कि फॉर, या ऐसे लिख सकते हैं आप कि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो टेंशन भी क्या होगा, यहां पर इंक्रीज होगा। तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टेंशन विल ऑल्सो मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम टेंशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या है, ये रोप हो गया, स्ट्रिंग हो गया वो, ठीक है, ए मैक्सिमम। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पर जो एक्सेलरेशन ए जो है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये होता है एक्सेलरेशन किसका, ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देख रहे हो तो मंकी ए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी क्वेश्चन करूंगा तो वहां पर आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे क्या कि मंकी का एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यहां पर जो भी फॉर्मूला में। तो टी मैक्सिमम क्या हो गया, ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई फाइंड आउट द ब्रेकिंग टेंशन, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, टी मैक्स। तो टी मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए मैक्स। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ब्रेकिंग टेंशन आप मालूम कर सकते हो। ये चीज अपने क्लियर हो गई। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है आपके पास में कि अगर इस मंकी को सपोज स्ट्रिंग का एल लेंथ कवर करना हो, मंकी को सपोज कितना, यहां से यहां तक जाना है, जहां भी मतलब कुल मिला के एल लेंथ अगर कवर करना है तो कितने मिनिमम टाइम में ये एल लेंथ कवर कर लेगा। मतलब आपको जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई अगर मंकी ऊपर चढ़ेगा तो एल लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का क्या है, यहां पर तो क्या होगा, इनिशियल स्पीड तो मेरे पास क्या हो गई, मंकी यहां इनिशियली यहां पर रेस्ट पर है, ठीक है, कितने ए एक्सेलरेशन से जाता है ऊपर, तो यहां पर क्या हो गया। तो देखो एक क्या चीज निकाल सकते हैं, टाइम टू रीच एल लेंथ ऑफ रोप, क्या हो जाएगा। तो यहां से सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो आप, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एल, इनिशियल स्पीड 0 है, इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2l अपॉन ए। ये हो गया टाइम। अब अगर आपको मैं बोलूं समझना, अब जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हो, एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा तो जल्दी से जल्दी कवर करेगा इस एल लेंथ को। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना कम टाइम में ये उस एल को कवर कर लेगा। अब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो टी क्या हो जाएगा, मिनिमम।
मतलब जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा तो उस समय मिनिमम टाइम जो होगा मंकी को लगेगा टू कवर एल लेंथ। तो मिनिमम टाइम अगर मुझे निकालना है तो ए की वैल्यू क्या करो, मैक्सिमम निकाल लो। ए की वैल्यू मैक्सिमम यहां से आ सकती है, कैसे निकाल पाओगे, एम पता होगा, जी पता होगा, और मैक्सिमम मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको जनरली दी हुई होती है, तो वहां से एम एक्स निकाल लो। एम एक्स यहां पर पुट करोगे तो वहां से मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम आपके पास निकल के आ जाएगा। तो यहां से एक और चीज क्या लिख सकते हैं अपन कि मिनिमम टाइम, एक मिनट इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, फिर यहां से मैं एक चीज और क्या लिख सकता हूं कि मिनिमम टाइम टू कवर एल लेंथ। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, मिनिमम टाइम टू कवर एल लेंथ, है ना। मिनिमम टाइम टू कवर एल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टी मिनिमम आपको अगर निकालना हो तो कैसे आएगा वो, रूट 2l अपॉन ए मैक्स। तो ये मिनिमम टाइम यहां से आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रिंग कब ब्रेक होगी, जब मंकी ऊपर चढ़ रहा होगा तो स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया थर्ड केस। उसके बाद देखो, लिख लो इसको आप, फोर्थ केस देखो क्या है, डाउन। फोर्थ केस कौन सा वाला है, डाउन वाला है। फोर्थ केस कौन सा हो गया, डाउन, है ना। मंकी ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए हो जाएगा। अब देखो मंकी एक्सेलरेटिंग डाउन, नीचे उतरता हुआ आ रहा है, नीचे भी तो एक्सेलरेट करके उतर सकता है, नीचे नीचे भी आ सकता है ना। जब नीचे आएगा, अब जब नीचे आएगा तो भी क्या होगा, नीचे आएगा तब भी स्ट्रिंग को होल्ड तो करना पड़ेगा ना उसको, और स्ट्रिंग को जैसे ही होल्ड करेगा तो टेंशन हमेशा ऊपर ही लगेगा। ऐसा नहीं कि टेंशन नीचे लगा दो, क्योंकि स्ट्रिंग को पुल तो मंकी का वेट ही कर रहा है ना। तो मंकी का वेट ही अगर उसको पुल कर रहा है तो मंकी के ऊपर, तो स्ट्रिंग खिंचा रही नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, स्ट्रिंग पुल कर रही है मंकी को ऊपर की तरफ, तो टेंशन अभी भी ऊपर ही होगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत लेना कि भाई टी नीचे ले लिया और एमजी तो वैसे ही नीचे आएगा, तो टी और एमजी दोनों नीचे नहीं आएंगे। स्टिल मंकी इज होल्डिंग द रोप और स्ट्रिंग अभी भी खिंचा रही है, नीचे पुल हो रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग भी उसको क्या करके पुल कर रही है, तो टेंशन विल स्टिल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से आ जाएगा t इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। देखो जब a डाउन है तो माइनस a अप है, अप मतलब इंक्रीज करो, डाउन मतलब डाउन करो, तो g की जगह g माइनस ए आ जाएगा। इसको g इफेक्टिव बोलेंगे जनरली अपन, दिस इज व्हाट g इफेक्टिव। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जब मंकी नीचे उतरता है तो उस समय टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती है, और टेंशन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कभी भी नीचे उतरते वक्त कभी भी स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। आप कभी भी किसी रस्सी के ऊपर चढ़ रहे हो तो चढ़ते वक्त ही रस्सी के टूटने के चांस है। तो आपने कई बार देखा होगा कि स्ट्रिंग को आपको, जो नौजवान वगैरह, अगर स्ट्रिंग पतली है तो आप कोशिश करो धीरे धीरे चढ़ने की। अब बहुत फास्ट चढ़ने की कोशिश करोगे, स्ट्रिंग डेफिनेटली विल ब्रेक, है ना। अगर आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ज्यादा कर लिया तो जल्दी जाने की कोशिश मत करना, अगर आप श्योर नहीं हो उसके ब्रेकिंग टेंशन के बारे में। समझ में आ रहा है क्या, ओए हेलो। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो जब भी डाउन जाएगा तो उस समय क्या होगा, टेंशन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजेस। तो यहां पर कोई ब्रेक फेल होने के चांसेस नहीं है। क्लियर, चलो इसको लिख लो आप, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं मंकियों पे। सारे कॉन्सेप्ट आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। है ना, मूविंग अप जी प्लस ए, मूविंग डाउन जी माइनस ए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब एक्सेलरेटिंग अप और एक्सेलरेटिंग डाउन है ना, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अप डाउन, या फिर मंकी रेस्ट पर है तो टेंशन mg के बराबर ही होगा। और अगर मुझे क्या चलना है, मिनिमम टाइम की वैल्यू निकालनी है तो रूट 2h अपॉन जी याद है, तो यहां पर h की जगह l आ गया और g की जगह एक्सेलरेशन आ गया। वही चीजें हैं सारी, मैकेनिक्स अगर आती है तो मजा आ जाएगा आपको। हाँ, काइनेमेटिक्स अच्छे से सीखो आप। चलो देख क्वेश्चन देख क्या है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सपोज ये वही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर एक मंकी जो है, चलो मंकी बनाने में वाट लग जाती है यार, ठीक है। मंकी का मास दे रखा है भाई 40 किलोग्राम, मास ऑफ मंकी कितना है, 40 किलोग्राम, ठीक है। और दिया हुआ है कि इफ ब्रेकिंग टेंशन ऑफ रोप इज
2000 न्यूटन, तो फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन बाय विच monkey can cover 4 meter length of rope. और सेकंड क्या है, also find minimum time to cover 4 मीटर। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो ट्राई करो। तो देखो क्या होगा, तो इसने यहां पर क्या दिया हुआ है, अब मेरे को कुल मिला के ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अप डायरेक्शन में, मतलब मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम करना है। आपको टी मैक्स क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। टी मैक्स कितना है, मैक्सिमम, ये ना ब्रेकिंग टेंशन, मतलब टी मैक्स दिया हुआ है, वो कितना दे रखा है 2000 न्यूटन। तो टी इक्वेशन क्या होती है आपके पास टी मैक्स की, अभी अपन ने देखा था, टी मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी प्लस ए मैक्स। टी मैक्स हो गया आपके पास 1000, मंकी का मास दे रखा है आपको 40 किलोग्राम, और जी आपका 10 हो गया, प्लस ए मैक्स 0 ये हो गया 50, है ना? 200/4 50, और 10 उधर आ गया है भाई, 50 माइनस 10 इक्वल्स टू ए मैक्स। अरे भाई क्लियर हुआ क्या? कुछ गलत लिख तो नहीं दिया? सही है क्या? तो ए मैक्स इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, और माय गॉड की कसम 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो चल सकता है, और इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेगा तो 4 मीटर लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो मिनिमम टाइम भी निकालना है। तो टी मिनिमम का फॉर्मूला अभी अपन ने क्या, √2h/g होता है, तो 2l/g की जगह क्या आ गया मेरे पास, वो a मैक्स आ गया। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो 2l कितना है, 4 मीटर है क्या? तो मिनिमम टाइम टू कवर 4 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, 40, 4 से काट दिया 10, 2 से काट दिया, सही लिखा क्या, 5, तो ये हो जाएगा 1/√5 सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया, मिनिमम टाइम आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया इसलिए बहुत इजी लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टफ लग रहा है, टफ है नहीं हालांकि। तो जल्दी लिखो इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। यार ये रेड कलर भैया, रेड को मिटाना बहुत टफ है भाई। अब रेड से नहीं लिखूंगा यार, ब्लैक कलर यूज करते हैं अपन, है ना? रेड इज वेस्टिंग योर टाइम, योर क्वालिटी टाइम। मिट जा रे ये मदहोशियाँ, मेरे चलो भाई देखिए, एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करवाता हूँ मैं। ये सवाल जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, हालांकि मंकी का नहीं है, मैन का है ये। चल भाई, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड होल्ड द, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है। मासेस क्या ले लो, मास ऑफ पर्सन वो दे रखा है आपको 80 किलोग्राम, ये ट्रॉली है, दिस इज ट्रॉली। मास ऑफ ट्रॉली कितना लोगे आप, कितना लोगे, 20 किलो ले लो, चलो ठीक है 20 किलो ले लो। आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या है, फाइंड फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां से ये ट्रॉली स्टार्ट हो रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग
टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स, टेंशन एंड, एक ही चीज यहाँ एक में लिख दिया मैंने, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन पर्सन एंड ट्रॉली एट इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब ये पर्सन के स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा हुआ है, पर्सन ने स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा हुआ है, वो ट्रॉली पे भी खड़ा हुआ है, मतलब कुल मिला के सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम पूरा। ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ये क्वेश्चन बताता है। तो इसमें स्टैंडर्ड फिक्स आपका तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है, आपको ट्रॉली और पर्सन दोनों का एफबीडी बनाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसका ही कॉन्सेप्ट है, क्या बोला मैंने, एफबीडी बनाओ पर्सन का भी और ट्रॉली का, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर फोर्सेस देख लें अपन, फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं आपको, क्वेश्चन क्या मालूम करना, समझ में आ गया होगा। पर्सन 80 का है, ट्रॉली 20 की है, आपको टेंशन निकालनी स्ट्रिंग के अंदर। अब देखो सोचो क्या होगा, सबसे पहली बात तो ट्रॉली के ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा, 10G, सॉरी कितना है 20, ट्रॉली के ऊपर 20G, और पर्सन के ऊपर कितना लग रहा होगा 80G। पर्सन इसको स्ट्रिंग को खींच रहा है तो डेफिनेटली यहां पर स्ट्रिंग इसको वापस पुल करेगी टेंशन T से, ये टेंशन T, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T। अब कहीं ना कहीं अगर ये कांटेक्ट में है पर्सन, तो इसने इस पे mg लग रहा है धरती के द्वारा, तो धरती माता इसको 80G से नीचे खींच रही है, तो कहीं ना कहीं पुश लग रहा है, तो इस पर्सन ने इस ट्रॉली वाली जमीन को n से पुश किया होगा, तो ट्रॉली ने वापस भाई रिएक्ट मारा है, रिएक्शन मारा है, कितने से, n से। तो ये जो n है वो क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया बिटवीन पर्सन एंड ट्रॉली, और टेंशन T क्या हो गई, स्ट्रिंग के अंदर होगी। बस सारे फोर्सेस अपन ने ड्रॉ कर दिए। अब यहां पर एफबीडी बना लेते हैं अपन ट्रॉली का। सबसे पहले ट्रॉली का एफबीडी बनाता हूं, देखो मैं ट्रॉली का एफबीडी बनाते हैं। तो ट्रॉली के ऊपर क्या लग रहा है फोर्स, ट्रॉली को धरती माता खींच रही है कितने से भाई, ट्रॉली को कितने से धरती माता खींच रही है ना, कितने से, 200 से ट्रॉली को। और ट्रॉली के ऊपर और क्या फोर्स लग रहा है, ट्रॉली के ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, ट्रॉली का ही तो पार्ट है, तो ट्रॉली के ऊपर टेंशन T लग रहा है। और देखो पर्सन ने ट्रॉली को n से पुश किया था, ये 80G जो है वो क्या पर्सन के ऊपर धरती माता फोर्स लगा रही है, ये टेंशन T जो है स्ट्रिंग जो है वो पर्सन के ऊपर फोर्स है, जो है वो टेंशन है, ये n जो है वो ट्रॉली पर्सन के ऊपर फोर्स लगा रही है। मुझे ट्रॉली के ऊपर फोर्स देखना है, तो ट्रॉली के ऊपर अभी कौन फोर्स लगा रहा है, पर्सन इज पुशिंग द ट्रॉली बाय नॉर्मल फोर्स n, तो एक फोर्स यहां पर और आ जाएगा नॉर्मल फोर्स n। तो यहां पर इक्वेशन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो T इक्वल्स टू 200 प्लस n, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास किसकी, ट्रॉली की। दो वेरिएबल दो इक्वेशन चाहिए, एक ट्रॉली से लाओ दूसरी पर्सन से लेके आओ। अब पर्सन जो है, पर्सन का इक्वेशन देखो, तो पर्सन को धरती माता खींच रही है भाई कितने से, 80G से, ठीक है 80G से, मतलब ये 20G को 200 लिख दिया मैंने ना, ये 20, भले इसको आपको समझने के लिए इसको लिख लो आप, ये 20G है, 20G बोले तो 200, ठीक है 80G बोले तो 800। पर्सन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T, और ट्रॉली नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है कितना, n, ये। तो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो T प्लस n इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 800, इक्वेशन नंबर 2। बस यहां से क्या करो आप 1 + 2 कर लो, तो 1 + 2 करोगे तो T + T LHS जोड़ लो आप, 2T + n है ना, T + n + T, 2T + n इक्वल्स टू 200 800, कितना हो गया 1000 हुआ क्या, प्लस n कैंसिल हो गया, तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास 500 न्यूटन, ये T आ गया मेरे पास 500 न्यूटन। T की वैल्यू कहां रखनी है, यहां रख लो आप इस इक्वेशन से, T रख लो, T कितना आ गया 500 प्लस n इक्वल्स टू कितना हो गया 800, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 800 माइनस 500, तो n आ जाएगा मेरे पास कितना 300 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास n। और भाई n आ गया क्या है, देख इसको और आसान तरीका बताऊं मैं, ये हो गया, देख एक लाइन के अंदर बताता हूं मैं, देख इसको, देख समझना, देख मेरे पास ये ऊपर यहां पर कितना फोर्स लगेगा 2T, समझो ये पुली भी तो इक्विलिब्रियम में है,
तो टी प्लस टी यहां पर कितना लगेगा 2t के बराबर। अब पूरे सिस्टम के ऊपर इसको अगर मैं पूरा सिस्टम मान लूं, इसको पूरा अगर मैं सिस्टम मान लूं, है ना, इसको पूरा सिस्टम मान लूं, तो सिस्टम के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, देखो टी और टी तो कैंसिल, इंटरनल फोर्स, ये टी कैंसिल, इंटरनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, आपस में इंटरनल, भाई इंटरनल फोर्स किसको बोलते हो, जब एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर जो बॉडीज होती है उनके बीच में लगने वाला फोर्स। तो सिस्टम में दो जने, एक पर्सन एक ट्रॉली है, तो पर्सन और ट्रॉली के बीच में और एक पुली हो गई, इनके आपस में फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल, बाहर से कौन लगा रहा है, तो छत लगा रही है सिस्टम के ऊपर, कितना 2t, और धरती माता लगा रही है कितना 20g और 80g, 20g और 80g। तो देख यहां से क्या आ गया, क्या 2t को मैं इसके बराबर कर सकता हूं इक्विलिब्रियम में, तो 2t इक्वल्स टू कितना हो गया 100g, मतलब t की वैल्यू कितनी हो गई 500 न्यूटन। सीधा आंसर आ गया यहां से। ऐसे भी कर सकते हो इसको, फिर एक इक्वेशन लिख लो आप, वहां से आपका n भी आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या है, जल्दी लिखो इसको, एक क्वेश्चन और देखो करो, और एक क्या मतलब बहुत सारे करेंगे, अभी तो बहुत सारे हैं। लिख लो इसको, अगला प्रश्न करते हैं अपन, फिर इसके बाद अगला प्रश्न। देख ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अभी तो थर्ड क्वेश्चन करूंगा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। इसको कर लिया आपने तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम मजेदार हो जाएंगे। बस ये कर लिया तो मामला सेट है भाई। कोशिश करना खुद करने की। देख क्या है, ये पुली है, पुली के ऊपर एक 60 किलोग्राम का ब्लॉक है, पुली से लटका हुआ, और इधर यहाँ पर मंकी भाई माहौल सेट कर रहे हैं। मंकी भाई जो है वो कितने के, 40 किलोग्राम के हैं, मतलब समझ जाए ना, मंकी जो है वो कितने का है, 40 किलोग्राम का मंकी है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, इफ मंकी इज एक्सेलरेटिंग अप, with respect to rope with 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, कितने से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर अप चल रहा है, तो आपको क्या निकालना है, क्या क्या निकाल सकते हो, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड acceleration of block, and acceleration of block। देखो मैंने आपको एक चीज करवाई थी, जब भी मंकी ऊपर नीचे होता है तो उसका एक्सेलरेशन, अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था t इक्वल्स टू mg प्लस a या mg माइनस a, उसमें क्या था, उसके अंदर जो a था वो a क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। ठीक है, अब यहां क्या दिया हुआ है, इफ मंकी इज एक्सेलरेटिंग अप विद रिस्पेक्ट टू रोप, रोप के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको मंकी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोप, उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AMR को अगर आप लिखोगे, AMR ये किसके बराबर होता है, मंकी का एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन एक तरीके से, मंकी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोप, तो AM माइनस AR। अगर मंकी कहां जा रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि AM की वैल्यू, AMR ऊपर है, सिंपल सी बात है, मंकी भी ऊपर ही जा रहा है। अगर आप धरती से देखोगे, मैं मान के चल रहा हूं कि लेट्स से मंकी इज मूविंग अप, ठीक है, और AMR तो वैसे ही ऊपर दिया हुआ है। अगर देखो मंकी ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं रोप को नीचे खींचेगा वो। मंकी अगर ऊपर जाएगा तो रोप ऊपर भी जा सकती है, रोप नीचे भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा इधर मास कितना है, इधर मास कितना है ना। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, ये
ये ब्लॉक नीचे भी, आप भाई सिंपल सी बात समझो, आप अगर मंकी स्टेशनरी होता, 40 किलो का मंकी था और 60 किलोग्राम का ब्लॉक है, अगर दोनों स्टेबल है तो सिस्टम ऐसे जाएगा। लेकिन अगर मंकी ऊपर चढ़ने लग जाए, मंकी अगर ऊपर चढ़ने लग जाए तो कहीं ना कहीं टेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है। टेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है तो इस समय इस ब्लॉक के ऊपर या नीचे उसी एक्सेलरेशन से ऊपर होगा नीचे होगा, वो जो सरकमस्टांसेस है वो चेंज हो जाएंगे। तो वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एक्चुअल में मंकी का एक्सेलरेशन कितना है, कितने एक्सेलरेशन से मंकी जो है वो ऊपर की तरफ खींच रहा है। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा होगा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो भाई नीचे आ जाएगा वो, तो है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा रोप का एक्सेलरेशन। बोलो, मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर मंकी सपोज ऊपर जा रहा है तो मैं बोलता हूं कि भाई सपोज ये रोप नीचे आ रही है, जो अपने को फील होता है एक्चुअल में, जो अपने को फील होगा, रोप नीचे आ रही है, इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। भाई ब्लॉक रोप से तो जुड़ा हुआ है, यहां पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बोलो या रोप का एक्सेलरेशन बोलो, दोनों सेम है। मंकी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग चीज होती है, जो एक्चुअल में ग्राउंड से देखने पर मंकी कितने से जा रहा है वो am होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AMR दिया हुआ है। तो AMR आपको दिया हुआ है मतलब मंकी का विद रिस्पेक्ट टू रोप, मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पे बैठ के मंकी को देखूंगा तो मुझे 6 का एक्सेलरेशन दिखाई देगा। समझ में आ रहा है सारी चीजें ये। तो यहां पर मंकी ऊपर AM से जा रहा है तो रोप नीचे आ रही है, मैं मान के चल रहा हूं AR से, रोप नीचे आएगी तो ब्लॉक डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि रोप से ही ब्लॉक आपका अटैच्ड है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखो यहां पर AMR का डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर की तरफ है। AMR भी क्या है, जो AMR है वो भी मेरे पास क्या आ गया, क्यों मंकी तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो ये तो हो गया मेरे पास +6 इक्वल्स टू AM है ऊपर की तरफ प्लस में, और AR मुझे मालूम करना है, AR मुझे मालूम करना है। और AR का जो डायरेक्शन है वो क्या लेना है मेरे को, नीचे। ऊपर वाला डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये इसको साइन के साथ में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का AR। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, तो AM प्लस AR इक्वल्स टू क्या हो गया 6। तो यहां से AM कितना हो जाएगा 6 माइनस AR। मैंने इतनी एक्सरसाइज क्यों की, क्योंकि जब मैं इक्वेशन लिखूंगा T माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो उसमें A जो होता है वो मंकी का एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए मुझे AM लाना पड़ा। AMR दिया हुआ है, वहां से AM निकाल लिया मैंने। अब इक्वेशन लिखो आप, सबसे पहले मंकी के लिए लिखो, सबसे पहले मंकी के लिए लिखो। तो मंकी के लिए अगर आप देखोगे तो मंकी के ऊपर टेंशन T है ना, FBD बना रहा हूं मैं, और मंकी का कितना है, 40 किलो का मंकी है तो 40G नीचे लग रहा है, और मंकी कितने से जा रहा है, AM से ऊपर जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन लिखोगे, ऊपर जाते वक्त मतलब अप करना है, तो T इक्वल्स टू 40M प्लस AM। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, सॉरी G प्लस AM, यही होता है ना, मास होता है ना mg प्लस a। तो m कितना है, 40 किलोग्राम का है, ये 40G मतलब फोर्स लग रहा है नीचे। या लिख लो आप T माइनस 40G इक्वल्स टू m 40 इंटू AM, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ताकि टाइम सेव हो आपका। तो T इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा 40 इंटू G हो गया 400 प्लस 40 AM। ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास। उसके बाद देखो ब्लॉक को, देखो ब्लॉक क्या है, अगर मैं ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूं, ब्लॉक के लिए क्या होगा, ब्लॉक के लिए टेंशन T ऊपर ही होगा। भाई समझ में आ रहा है ना, ये टेंशन T तो ऊपर ही आएगा, टेंशन T, ये टेंशन T, समझ आ रहा है। मंकी के लिए भी टेंशन T ऊपर, तो देखो क्या आ जाएगा T, और ब्लॉक कितने का है, 60 किलोग्राम का है, तो 60G नीचे, और बस एक्सेलरेशन जो होगा वो AR होगा। समझो आप, मंकी के लिए हमेशा, क्योंकि मंकी स्ट्रिंग पे चढ़ रहा है इसलिए मंकी का एक्सेलरेशन लेते हैं अपन वहां पर। जब ब्लॉक का लिखेंगे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक्चुअली इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोप, तो वही एक्सेलरेशन ऑफ रोप यहां यूज करना होगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिखो वापस, मूविंग अप। मूविंग अप के लिए क्या होता है, T इक्वल्स टू mg प्लस a। तो T इक्वल्स टू कितना आ गया 60 इंटू 10, 600 प्लस 60 AR। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस AR, मुझे AR निकालना है ना, क्या फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ रोप, मतलब AR निकालना है। तो पहली इक्वेशन, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ नहीं कोई गड़बड़ नहीं किया। तो देखो यहां पर, यहां एक काम करो, AM को पुट कर दो, एक काम करो थोड़ा और इजी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में AM को, फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, या एक काम करो 1 और 2 को इक्वल कर दो एक बार, चलो बाद में पुट कर देंगे। 1 और 2 को इक्वल कर दें, तो देखिए 1 तो क्या है 400 प्लस
40 AM, AM यहां से रखो क्योंकि मुझे AR निकालना है, तो 6 माइनस AR, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन ये हो गई मेरे पास 600 प्लस 60 AR, 0 0 दोनों तरफ, इधर से 0 कॉमन आएगा, इधर से 0 कॉमन आया, कैंसिल, तो कितना हो गया देखो 40 प्लस 6 चौक 24 माइनस 4 AR इक्वल्स टू 60 प्लस 6 AR। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये कितना हो जाएगा 40 40 50 60 64 और 60 इधर आ गया, माइनस 60 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 10 AR। तो AR रोप का एक्सेलरेशन कितना आ गया 64 माइनस 64, 4 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास रोप का एक्सेलरेशन। मतलब कॉन्सेप्ट समझो आप यहाँ पर, इसमें सॉल्यूशन बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, इसका यही सॉल्यूशन है, लेकिन आपको सिंपल सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया है मेरे को, विद रिस्पेक्ट टू रोप दे दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। ठीक है, ये हो गया AR। उसके बाद आपको क्या मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है, तो AR की वैल्यू यहां रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 से टेंशन क्या हो जाएगा, तो T विल कम आउट टू बी व्हाट 600 प्लस 60 इंटू AR, 60 इंटू AR कितना है 0.4 10 0 0 कितना हो गया 6 चौक 24 कितना हो गया 624 न्यूटन। क्लियर, जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। है ना, यहाँ सब क्या रिलेटिव, मतलब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तो जाके आप काम कर पाओगे। और साइन कन्वेंशन ये चीज़ें, मतलब बहुत सारे इस एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस क्वेश्चन को वापस रिवाइंड करके देखना, आपकी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन को करवाता हूँ मंकी के, फिर अपन वेइंग मशीन पे चलते हैं। देख, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, एक दो मंकी वाली प्रॉब्लम करते हैं। अब सपोज ये मेरे पास वही रोप है, एक जो मंकी है ऑइंग, ठीक है, ये मंकी जो है वो कितने से ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है और मास है इस मंकी का 5 किलोग्राम, या एक काम करो 10 किलोग्राम। ठीक है, एक और मंकी जो है ये छोटू है थोड़ा, ये 8 किलो का है, बट ये नीचे जा रहा है, कितने से, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो आपको मालूम क्या करना है, आपको यहां पर मालूम करना है, क्या क्या मालूम कर सकते हो। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या क्या मालूम कर सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो, और क्या है, सब कुछ तो दिया हुआ है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, सोचो इसको, सोचो टेंशन इन द स्ट्रिंग कहां पर, अगर मुझे टेंशन निकालनी है इन द स्ट्रिंग, दो जगह निकाल सकते हो, एक तो यहां पर टेंशन अलग आएगा और एक यहां पर टेंशन अलग आएगा, दोनों जगह टेंशन अलग अलग आने वाला है। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट फिक्स्ड सपोर्ट, एट फिक्स्ड सपोर्ट पे आपको टेंशन मालूम करना है। क्या होगा, देख अगर यहां पर मुझे टेंशन मालूम करना है ना, यहां पर टेंशन किसकी वजह से आया होगा, ये टी मुझे मालूम करना है। अगर इसको पूरा मैं सिस्टम मान लूँ, समझने की कोशिश करना, इसको पूरा सिस्टम मान लूँ, तो इस पॉइंट पर देखो, पहली एक चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर मैं इस मंकी की बात करूँ तो ये मंकी एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये टेंशन बढ़ाएगा, है ना, इसकी वजह से टेंशन कितना आएगा mg+a। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाना है, ऊपर जाना, तो उस वक्त टेंशन जो आता है कितना आता है, वो mg के बराबर ही आता है, वो mg के बराबर ही आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मंकी, तो पूरा सिस्टम जो है वो 2 मीटर, बोल सकते हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन क्या है,
भाई अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड बोलूँ तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है 0। तो अगर मैं टेंशन टी निकालना चाहता हूँ या इसके लिए एफबीडी बनाऊँ, देखो समझो इसको, इसके लिए एफबीडी बनाता हूँ, देखो क्या आ रहा है टी ऊपर, इसके कितना 10 जी नीचे, और कितने से जा रहा है ये ए बराबर 2 से ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, ये हो गया। इसके बाद में अगर मैं देखूँ यहाँ पर नीचे वाले मंकी के लिए देखूँ, नीचे वाले मंकी के लिए क्या है, अगर नीचे वाले मंकी की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास टेंशन क्या आएगा T1 है ना, इसका टेंशन क्या आएगा मेरे पास T1, और ये कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम का है तो 8g नीचे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 0। ये T1 इधर भी आएगा और T1 यहाँ पर नीचे भी आएगा। तो देख हमेशा टेंशन क्या इंटरनल, इन दोनों के बीच का फोर्स है टेंशन। अगर देखो तो स्ट्रिंग के बीच का फोर्स है, स्ट्रिंग के बीच का फोर्स है वहां पर। यहां पर अगर आप देखोगे, अब देखो अब यहां पर क्या होगा, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो T1, अभी T1 टेंशन और कहां मिलेगा मुझे, एक T1 टेंशन मेरे को यहां पर भी तो मिलेगा। अगर यहां से देखोगे इस मंकी के ऊपर भी T1 टेंशन आएगा मेरे पास, ये नीचे की तरफ इसके भार की वजह से। तो यहां पर इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगी मेरे पास, T माइनस T1 माइनस 10 प्लस जी कितना हो गया 100 इक्वल्स टू मास कितना है 10 और इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 2। वापस समझो क्या बोला, अरे समझ में आया क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग के ऊपर, यहां पर जो सीधा किससे कनेक्टेड है, इस वाले बंदर से कनेक्टेड, इसलिए टी ऊपर, फिर इसकी वजह से mg नीचे आ रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 आया। लेकिन हमेशा T1 पेयर में होता है तो ऊपर जितना आएगा उतना नीचे भी आएगा। तो उस वाले बंदर के ऊपर भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम देखी थी ना अपन ने, 2 ब्लॉक सेम 2 ब्लॉक की तरह है। समझो एक टेंशन T इधर है तो ऊपर से भी एक टेंशन T आएगा ना, सेम T1 और ऊपर मेरे पास क्या हो गया, ये T आ गया। ये ब्लॉक A से जा रहा है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। सेम ऐसे ट्रीट कर लो इसको, आप सेम ऐसे ट्रीट कर लो। तो दोनों के लिए अलग अलग एफबीडी बना दिया। एफबीडी का यहां पर बहुत क्लियर रोल हो जाता है, हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो एफबीडी बनाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देख यहां से क्या हो गया, तो ये बन जाएगा T माइनस T1, ये कितना है 20, तो उधर जाके कितना हो गया ये 120, कितना हो गया 120। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब T1 की वैल्यू कितनी हो गई 8g के बराबर, मतलब T1 कितना हो गया 80 न्यूटन। T1 को यहां पर रख लो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 के अंदर T1 कितना हो जाएगा, T माइनस T1 कितना है 80 इक्वल्स टू कितना हो गया 120। तो यहां से टेंशन T इक्वल्स टू कितना आ गया 200 न्यूटन। अगर आपको पूछे कि इस बंदर ने यहां पर कितना टेंशन प्रोड्यूस किया तो वो T1 हो जाएगा। तो T1 कितना आ गया 80 न्यूटन। सारे टेंशन आप यहां पर निकाल सकते हो। अरे क्लियर, देखो इसको देख, फिर एक और क्वेश्चन देखते, देख एक और मंकी का एक और बताता हूं मैं। देखो यहां पर मेरे पास 2 दिया हुआ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर चाहता तो ये एक्सेलरेशन भी लिख देता। अगर यहां पर एक्सेलरेशन आता, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आता तो क्या लिखते हैं अपन 8g माइनस T1 इक्वल्स टू 8 इंटू ए कर देता मैं, तो एक्सेलरेशन के साथ में इक्वेशन आ जाती है यहां पर, है ना। हर बंदर, डबल बंदर के केस में हर बंदर का एफबीडी बना दो आप, काम हो जाएगा आपका। हर बंदर का एफबीडी बनाओ, काम हो जाएगा। चल देख अगला एक और डबल बंदर एक और करवाता हूं मैं। एससीवी का क्वेश्चन करवाता हूं, देख मैं एससी वर्मा का। दो बंदर वाला क्वेश्चन है एससी वर्मा का। देख 2 बंदर कैसे सोल्व करोगे, अब देख एक और है ना, 2 बंदर में हमेशा दोनों बंदर का एफबीडी बना लो आप। हाँ भाई देख एससी वर्मा का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भाई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ये एक बंदर, ठीक है, और इसकी जो पूंछ है वो नीचे लटकी हुई है और इसकी पूंछ से एक छोटू, समझ में आ रहा है, एक छोटू लटका हुआ है, ठीक है। 2 बंदर हो गए। अब इन दोनों के केस में क्या दिया हुआ है, एक 5 किलो का है, ये आपका 5 किलोग्राम का है, और ये वाला बंदर 2 किलोग्राम का है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर नीचे वाला बंदर मैक्सिमम मतलब या इसको बंदर ए बोल दो, इसको बंदर बी बोल दो। अगर बंदर ए की पूंछ में इफ टेल ऑफ ए कैन बियर मैक्सिमम टेंशन if tail of A can bear maximum tension of 30 न्यूटन, है ना 30 न्यूटन। तो आपको इसके अंदर क्या पूछा है
आपको निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या मालूम करने के लिए बोला है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन रोप टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए, समझ में आया, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, ए कितना फोर्स लगाएगा रोप के ऊपर, तो ये तो रोप हो गई और ये पूंछ है, ठीक है, इसकी पूंछ जो है, ए की पूंछ, क्या लिखा हुआ, टेल, इफ टेल ऑफ ए कैन बियर मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, मतलब इसकी पूंछ में टेंशन कितना मैक्सिमम आ सकता है, मतलब यहां से अगर आप देखो तो इसकी पूंछ में टेंशन बनाओ तो यहां पर टेंशन T इक्वल्स टू 30 न्यूटन और ये T इक्वल्स टू कितना हो गया 30 न्यूटन, ठीक है, बियर मतलब पूंछ पकड़ के खड़ा हुआ, पूंछ को पकड़ के ऊपर थोड़ी घुस जाएगा उसके नीचे अंदर थोड़ी घुस जाएगा, वो पकड़े खड़ा रहेगा, ऊपर वाला बंदर उसको ऊपर खींच के ले जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, अगर ये ए से चल रहा है तो ये भी ए से ही चलेगा, ठीक है, अगर ये ऊपर, क्योंकि ये बंदर ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, दोनों साथ साथ जाएंगे, जब दोनों साथ साथ जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पर कुछ पुलिंग फोर्स लगा होगा, उसको मैं T1 बोल देता हूं, तो बंदर के ऊपर भी कितना लगेगा T1, ये T1 मुझे मालूम करना है, ये T1 मुझे मालूम करना है, देख क्या होगा, बनाओ देख, पहले ए वाले बंदर का एफबीडी बना है, देख ए वाले बंदर को देखते हैं, ए वाले बंदर पे क्या लग रहा है T1, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर कितना 5 किलो मतलब 5g, इसकी इक्वेशन लिख ही सकते हो आप, तो देखो T1 इक्वल्स टू क्या हो गया, मास हो गया 5g प्लस ए, देखिए एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, ओ भाई दूसरे वाले बंदर के लिए इक्वेशन लिखो, दूसरे वाले बंदर के लिए क्या होगा, दूसरे वाले बंदर के लिए क्या आएगा कि भाई ये यहां पर टेंशन कितना है, ये कितना टेंशन होल्ड कर सकता है, ये यहां पर अगर मैंने ए लिखा है तो ए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आया है, ए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, इस बंदर के एक्सेलरेशन की बात करो तो ये बंदर चल रहा है क्या ऊपर, भाई समझ में आ रहा है ना, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, तो इस बंदर को अगर मैं इस बंदर का अगर मैं लिखूं तो इस बंदर का एक्सेलरेशन कितना आएगा, सेम यहां से अगर मैं लिखूं है ना, सेकंड वाले बंदर के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम ए से चल रहा है तो बंदर भी ए से चल रहा होगा, तो इस बंदर के का टेंशन कितना ऊपर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, एक मिनट 30 न्यूटन इधर भी है ना, सॉरी एक मिनट, 30 न्यूटन इधर भी लगेगा है ना, और इसके लिए देखिए यहां पर 30 ऊपर, नीचे कितना है 20g और ये कितने से जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, ये दोनों के एफबीडी हो गए, बस आप इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास T1 माइनस ये 50 लिख दूं इसको मैं, 5g की जगह 50 और ये 20g थोड़ी होगा, ये 20 न्यूटन आ जाएगा, अरे समझ में आ रहा है ना, 2g था तो 20 न्यूटन हो गया, तो ये हो जाएगा T1 माइनस 80 इक्वल्स टू मास कितना है 5, तो कितना हो गया 5a, और इधर इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा 30, नेट फोर्स कितना हो गया 30 माइनस 20 इक्वल्स टू मास कितना हो गया 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो गया 30 माइनस 20 10 मतलब 5, ए की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 यहाँ पर रखो आप, तो यहाँ से T1, तो T1 इक्वल्स टू 80 प्लस 5 इंटू 5, तो कितना हो गया 80 प्लस 25, तो T1 की वैल्यू हो गई कितनी 105 न्यूटन, दोनों का एफबीडी बना दिया, अरे समझ में आ रहा है भाई, आप चाहते हो इसको अगर आप पूरे सिस्टम बना के करो, इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हो, पूरा सिस्टम अगर मैं बना लूं, पूरा सिस्टम जब भी कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा होता है तो पूरा सिस्टम बना सकते हो, तो पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना T1, पूरा सिस्टम बोलिए 30 तो इंटरनल फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे सिस्टम मतलब दोनों पे मिलाकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 5g 50 न्यूटन, तो उस वाले बंदर का और इस वाले बंदर का कितना 20 न्यूटन इस वाले बंदर का, और सिस्टम कितने से चल रहा है ए से चल रहा है, हो भाई क्लियर। तो यहां से एक और इक्वेशन आप यहां से भी एक और इक्वेशन बना सकते हो, तो T1 माइनस 70 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 5 प्लस 2 किलोग्राम का मास है इक्वल्स टू 7a, ये आगे एक इक्वेशन यहां से भी आ सकती है, तो सीधा T1, अब एक्सेलरेशन यहां से यूज करके और यहां से एक्सेलरेशन यूज करोगे, यहां पर पुट करो आप, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, 70 प्लस 7 इंटू 5 कितना आ गया 105 न्यूटन, मतलब जैसे करना चाहो, जब भी आपके पास क्या होगा 2 ब्लॉक, बाकी स्टैंडर्ड तरीका आपके पास सही है, डबल बंदर हो ट्रिपल बंदर हो, हर बंदर का एफबीडी बनाओ,
हर बंदर के लिए इक्वेशन लिखो, प्रोवाइडेड हर बंदर का एक्सेलरेशन और हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आप लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वेइंग मशीन। नाउ राइट डाउन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम होती है, लिफ्ट प्रॉब्लम, वेइंग मशीन, जो भी है वेइंग मशीन। हाँ लिफ्ट के अंदर, इन लिफ्ट वेइंग मशीन प्रॉब्लम लिफ्ट। देखो वेइंग मशीन जो होती है, सपोज ये वेइंग मशीन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन है। जब भी कोई बंदा इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, जब भी कोई बंदा इसके ऊपर खड़ा है, वेइंग मशीन, दिस इज व्हाट वेइंग मशीन, WM, तो क्या होगा, mg लगेगा, धरती माता लगाएगी, उसकी वजह से ये इसको पुश करेगा वेइंग मशीन को। तो वेइंग मशीन इसको क्या करेगी, वापस इसके ऊपर रिएक्ट करेगी n से। इस n को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर, ऑन पर्सन, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, बाय मशीन। और क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको अपन बोलते हैं रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी पूछा होता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। एक्चुअल में वेइंग मशीन जो है क्या रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है। जब आप पुश करते हो तो रिएक्शन कितना है उसको रीड करती है हमेशा वेइंग मशीन। या अपन क्या बोलते हैं, एपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एपेरेंट वेट। ऐसे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एपेरेंट वेट ऑफ पर्सन। सारी की सारी चीज़ें सेम है, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए हो तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वही क्या होता है, एपेरेंट वेट होता है पर्सन का, रीडिंग होता है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन होता है उस पर्सन का। अब देखो, अब यहाँ पर अलग अलग केसेस है अपने पास, जैसे बंदर के केसेस थे ना, जैसे बंदर के केसेस थे। अब देखो ये वेइंग मशीन जो होती है वो जनरली कहाँ होती है, ये आप देखोगे तो ये मेरे पास कहाँ होता है, लिफ्ट के अंदर। अरे भाई मेरे ये समझ जाओ, है ना, वेइंग मशीन जनरली कहाँ होती है, लिफ्ट के अंदर होती है। तो इसमें अलग अलग केसेस पढ़ सकते हैं अपन। फर्स्ट केस में लिख लेते हैं अपन, क्या फर्स्ट केस क्या लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर कि लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट में होगी तब क्या सिचुएशन होगी, तो देखो लिफ्ट को रेस्ट पे लोगे, रेस्ट पे लोगे तो पर्सन का देखो एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो पर्सन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो n और दूसरा क्या हो गया mg। कोई रेस्ट पर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो n बराबर क्या हो गया, mg। n कौन है, एपेरेंट वेट है। एपेरेंट वेट मतलब एक्चुअल में रीडिंग क्या शो होगा। अपन देखते हैं ना लिफ्ट के अंदर, वो आप जब लिफ्ट के अंदर जाते हो तो रीडिंग शो होती है ना, तो रीडिंग को आप देखना वहां पर। तो एपेरेंट वेट इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्चुअल वेट के बराबर होगा, एक्चुअल वेट, जब लिफ्ट क्या होगी, रेस्ट पर होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा केस अगर मैं बोलता हूं कि लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लिफ्ट मूविंग अप और डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये अपन ने बंदर में देखा था अभी अपन ने, वही चीज है सेम। अगर लिफ्ट है मेरे पास, मैं सीधा पर्सन बना रहा हूं, मैं सीधा एफबीडी बनूंगा, है ना, पर्सन के ऊपर mg तो लग ही रहा है, लिफ्ट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा ही रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से भले ही ऊपर जा रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से भले ही नीचे आ रहा हो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगेन जो n होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ से भी मेरे पास क्या होगा, जो एपेरेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। एपेरेंट, APW एपेरेंट वेट, AC मतलब एक्चुअल वेट के बराबर होगा। क्लियर। तीसरा केस देखो, लिफ्ट मूविंग अप, लिफ्ट
एक्सेलरेटिंग अप, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अप, ऊपर जा रही है। तो देखो एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा पर्सन का, तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है अगर, तो क्या हो जाएगा, तो n नेट फोर्स क्या होगा, n माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए, और सीधा अप अभी मैंने बंदर के केस में बताया था आपको, अगर ऊपर जा रहा है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, m अप मतलब ऐड कर दो आप। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पर n जो आ गया उसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन mg, मतलब क्या हो गया, जो एपेरेंट वेट है उसकी वैल्यू एक्चुअल वेट से ज़्यादा आ रही है। मतलब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन हमेशा क्या होगी, जब ऊपर जाती है, जब लिफ्ट, आपने सोचा होगा जब भी आप मॉल के अंदर जाते हो तो जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है गुड़गुड़ होता है, गुड़गुड़ होता है, जब नीचे आती तो भी गुड़गुड़ होता है, पर ये दो जो गुड़गुड़ होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, ऊपर वाला गुड़गुड़ अलग होता है, नीचे वाला गुड़गुड़ अलग होता है। और जब लिफ्ट स्टेशनरी होती है तो कुछ नहीं होता है, यू आर एट ईज जब लिफ्ट स्टेशनरी होती है तो, क्योंकि आप एक्चुअल कंडीशंस में होते हो, दिन रात जिसमें आप रहते हो तो वही सर्कमस्टांसेस होते हैं। बट एक्सेलरेटिंग अप एंड एक्सेलरेटिंग डाउन एकदम गुदगुली सी होती है, मस्त, मतलब मजा आया था यूं सेकंड्स का। अरे जाते हो लिफ्ट तो करते हो भाई, लिफ्ट करा दे। ये देख एपरेंट वेट, अगर मैं यहां पर फोर्थ केस लूं कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन, एक्सेलरेटिंग डाउन, एक्सेलरेटिंग डाउन का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, पर्सन, तो पर्सन के ऊपर लगने वाले फोर्सेस n ऊपर mg, और एक्सेलरेशन मेरा क्या है नीचे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है नीचे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mg, इक्वेशन लिखोगे नेट फोर्स mg माइनस n इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर डाउन, डाउन मतलब समझ आया क्या, तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, n की वैल्यू लेस देन mg आ गई है, n की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन mg, और n की वैल्यू जब लेस देन mg है तो एपरेंट वेट यहाँ पर कम आएगा, तो एपरेंट वेट विल बी लेस देन एक्चुअल वेट। समझ आ रहा है। तो लिफ्ट नीचे आते समय उसकी रीडिंग अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में जो रीडिंग आ रही है वो हमेशा क्या होगी, लेस शो होगी, आपका मास विल बी लेस देन द एक्चुअल मास। क्लियर, ये हो गया। अब देखो यहां से एक और केस में क्या ले सकता हूं, इसको बना लो आप, एक और केस क्या ले सकता हूं, फ्री फॉल, लिफ्ट का फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हो, लिफ्ट जब फ्रीली फॉल, मतलब आपने स्ट्रिंग, मतलब लिफ्ट, भाई लिफ्ट के ऊपर कुछ रस्सी लगी हुई होगी ना, लिफ्ट के ऊपर कुछ रस्सी लगी हुई होगी, लिफ्ट है उसके ऊपर कुछ रस्सी रखी हुई है, रस्सी तो उसको ऊपर नीचे लेके जा रही है, अगर मैं रस्सी को काट दूं तो फ्रीली नीचे आएगी, तो फ्री फॉल उसको बोलते हैं अपन, फ्री फॉल। तो फिफ्थ केस क्या हो गया, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट। देख फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट का मतलब क्या हो गया, अगर इसका एफबीडी बनाओगे पर्सन, तो लिफ्ट के अंदर जो पर्सन है वो mg उसके ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अभी भी लग रहा है क्योंकि लिफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, बस नीचे जो एक्सेलरेशन है वो a किसके बराबर हो गया, g के बराबर हो गया, बस सेम कंडीशन हो गई, a की जगह g रख दो, a की जगह g रख दो। तो देख n इक्वल्स टू क्या हो गया, m g माइनस a की जगह मैंने क्या रख दिया, g, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0, वेटलेसनेस कंडीशन है, एपेरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर आपको लगता है वेटलेसनेस जैसा फील आता है, वो एक्चुअल फील होता है आपका, ठीक है, हो गया वेटलेसनेस। और यहां पर क्या होगा, जो एपेरेंट वेट होगा उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 0, जो डेफिनेटली अभी भी कम ही है, अभी भी क्या है, वो कम ही है। समझ में आ रहा है, इसको लिखो, फिर देख आगे बढ़ते हैं अपन, इसके प्रश्नों की तरफ विचार करते हैं फिर अपन, देख लिया, चलो आगे बढ़े। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख, हाँ देख क्वेश्चन देख एक्चुअल में लिफ्ट का मूवमेंट देखते हैं अपन। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई किताबों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको एक्चुअल फील आएगा एक्सेलरेटिंग अप, एक्सेलरेटिंग डाउन का मतलब क्या होता है। तो आपके पास क्या है, देखो मैं क्वेश्चन में आपको सिचुएशन बताता हूँ। सपोज ये लिफ्ट जो है t इक्वल्स टू 0 पर, ये कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है, एट रेस्ट।
ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर है, रेस्ट पर है। उसके बाद में जब ये सेकंड फ्लोर पर गई, लिफ्ट जब सेकंड फ्लोर पर पहुंची, है ना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक का मूवमेंट देखना चाह रहे हैं अपन, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक का मूवमेंट देख रहे हैं, तो आपको यहां पर चेक करना है, यहां पर जाके रुकी, मूवमेंट फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर is observed if lift starts from rest and comes back at rest on second floor, तो आपको क्या करना है, कमेंट ऑन रीडिंग ऑफ या अपेरेंट ऑफ अ पर्सन, अपेरेंट वेट, कमेंट ऑन अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आपकी लिफ्ट जा रही है, ठीक है, यहां पर रेस्ट पे थी, वापस यहां पर आके रेस्ट पर आ गई है, तो आपको कमेंट करना है कि अंदर अगर एक पर्सन है, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इनसाइड, तो उसके अपेरेंट वेट के ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अपेरेंट वेट मतलब एन के ऊपर कमेंट करना है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, अब देखो लिफ्ट का मोशन होता है क्या, लिफ्ट जैसे एक्सेलरेट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, जू एकदम एक्सेलरेट करेगी, जू करती हुई, फिर एकदम सेकंड फ्लोर पे जाके एकदम ब्रेक लगा के ऐसे, फिर एकदम रुक जाएगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है क्या? लिफ्ट को अगर सेकंड फ्लोर पे रुकना है तो पहले से ही ब्रेक लगाने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे जाके वो रुक जाती है। ऐसा होगा, ऐसे ही होता है ना, जब आप पहुंचने वाले होते हो डेस्टिनेशन पे, ट्रेन के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, तो पहले से ब्रेक लगा देते, धीरे धीरे धीमे 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 जाके वो फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके रुक जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनिशियली इट इज एक्सेलरेटिंग एंड आफ्टर वाइल इट इज रिटार्डिंग, है ना, इट इज गेटिंग रिटार्डेड, है ना, उसके बाद में डी एक्सेलरेट कर रही है। मतलब क्या हुआ, इसका मोशन अगर मैं यहां पर बोलूं तो इसकी वेलोसिटी क्या है मेरे पास, जीरो, एक्सेलरेशन भी क्या है यहां पर, जीरो इनिशियली। फिर सपोज मैं यहां पर बोलता हूं, इंटरमीडिएट पोजीशन लेता हूं मैं यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी जो है वो क्या है, अप है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, मोशन तो ऊपर ही है, हमेशा मोशन तो ऊपर ही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी, ऐसे लिखता हूं मैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां है, अप है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज तभी होगी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हो। ऐसे ही होगा, अगर ऊपर जा रहे हो और स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। कुछ टाइम के बाद में जैसे ब्रेक लगाया, यहां पर सपोज मैंने यहां पर ब्रेक लगाया, यहां पर मैंने ब्रेक अप्लाई करे, जो भी है, मतलब वॉट एवर इज द रीजन, क्या होगा, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज होगी, और क्या होगा, एंड v का डायरेक्शन तो ऊपर ही होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि स्पीड को डिक्रीज करना है तो रिटार्ड मतलब नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। और फाइनली जब यहां पर पहुंचोगे तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी वापस जीरो, एक्सेलरेशन वापस क्या हो गया, जीरो, सब कुछ जीरो हो गया। तो टोटल 4 कंडीशन है मेरे पास, एक तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई, थर्ड कंडीशन ये हो गई और फोर्थ कंडीशन ये हो गई। तो ये 4 कंडीशन होती है, तो लिफ्ट का मूवमेंट इस तरीके से होता है, लिफ्ट रेस्ट पर है, एक्सेलरेट करेगी, फिर कुछ टाइम रिटार्ड करेगी और फाइनली वापस रेस्ट पर आ जाएगी। इस तरह से काम होता है। तो देखो यहां पर अगर आप लिखोगे, अब इन चारों कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन देखना है मुझे, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या है, mg के बराबर होगा। समझ में आ गया आपको?
क्योंकि क्या है, लिफ्ट रेस्ट पर है फर्स्ट कंडीशन में, तो यहां पर तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन में उसके बाद में, इसके बाद में क्या होगा, अप, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, एक्सेलरेटिंग अप, एक्सेलरेटिंग अप, इसको n1 बोल दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग अप मतलब mg प्लस a, मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है, n इंक्रीजिंग। जब एक्सेलरेट करता है तो वैसे भी एपरेंट वेट इंक्रीज ही तो होता है। फिर तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, mg माइनस a डाउन। और फाइनली कहां पहुंचे आप, सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए, तो वहां पर आपका रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, वापस mg के बराबर ही हो जाएगा, वापस mg के बराबर ही हो जाएगा। हो भाई क्लियर। तो पहले mg था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर वापस क्या हुआ है, डिक्रीजिंग, n क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर क्या हुआ, mg माइनस a से, और यहां पर वापस क्या हुआ, mg n इंक्रीजिंग, n वापस क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होके डिक्रीज होके वापस इंक्रीज होता है। अरे समझ में आ रहा है, जब लिफ्ट का एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में मोशन देखते हो तो पहले इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद एकदम से डिक्रीज होता है, और फिर फाइनली वापस इंक्रीज होता है, क्योंकि mg माइनस a से ही mg बड़ा होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका दो फ्लोर के बीच में मोशन होता है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का, डाउनवर्ड डजंट मीन द लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट इज डेफिनेटली मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट retardation is there, that's why direction of acceleration is opposite to the direction of motion. Lift is moving in upward direction and acceleration is acting in downward direction, so that speed of the lift will decrease. समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको बस यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन इसका, बस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एक और, उसके बाद में अपन टाटा टाटा फिश कर देंगे। चलो लिख लिया। अरे यार रेड कलर, टीपी टॉप, रेड कलर आई डोंट वांट। चल भाई अब ये तो मिट जाएगा। देख क्वेश्चन देख, आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 है, इसको ले लो, t इक्वल्स टू 2, इसको बोल दो 4 और इसको बोल दो 6। ठीक है, टाइम सेकंड्स के अंदर दिया हुआ है, और ये स्पीड आपके पास कितनी, कुछ भी ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया। ये क्या दिया हुआ है, ये लिफ्ट का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ लिफ्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, तीनों यहां पर 3 तरह के ग्राफ है, 3 फेजेस है। इसको फेज 1 बोल दो, AB, BC और CD। तीनों ही फेज में आपको लिफ्ट के अंदर जो रीडिंग है, लिफ्ट की जो रीडिंग है वो आप रीडिंग मतलब वही एपरेंट वेट, अंदर जो पर्सन है उसका एपरेंट वेट का रेशो मालूम करना है। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड रेशियो ऑफ एपरेंट। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ apparent weight of person of 80 किलोग्राम, बहुत भारी है भाई। फाइंड रेशियो ऑफ apparent weight of person of 80 किलोग्राम फॉर AB, BC एंड CD, है ना, 3 अलग अलग रीजन दिए हुए हैं। अब देखो एपरेंट वेट की बात करते हैं। एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू होता है, आपको डिपेंड करता है एक्सेलरेशन किधर है ना, एक्सेलरेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, डिसाइड होता है कि एपरेंट वेट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर 3 कंडीशन है। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं एक्सेलरेशन की बात कर सकता हूँ,
और जब एक्सेलरेशन की बात हो जाती है तो आप वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो कि क्या है एपरेंट वेट है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो यहां से अपन किसकी बात करेंगे, एपरेंट वेट मतलब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इसके एक्सेलरेशन को मैं बोल देता हूं A1, यहां पर जो एक्सेलरेशन है मैं बोल देता हूं A2 और यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो बोल देता हूं मैं A3। अगर मुझे A1 निकालना है, A1 एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं आप भाई, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, अपन ने पढ़ा था यहां पर। तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाय dx, dy कितना हो गया 4 माइनस 0 और dx कितना हो गया 2 माइनस 0। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकता हूं n1 जब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल देता हूं मैं A2। देखो A2 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। A3 क्या है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि वेलोसिटी मेरी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली यहां पर नेगेटिव आएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ये सारे ग्राफ के अंदर बहुत कुछ करवा चुका हूं मैं काइनेमेटिक्स में। अगर आपने शुरू से मेरे लेक्चर्स देखे हैं, अगर नहीं समझ में आते ये वाली चीजें तो जाके आप सबसे पहले ग्राफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व करें जाके, है ना, काइनेमेटिक्स वाले लेक्चर्स देखें आप। तो यहां से A3 क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो dy कितना हो गया मेरे पास, अगेन 4 माइनस 0 और dx कितना हो गया, सॉरी 0 माइनस, है ना, dy बाई dx। फाइनल y क्या हो गया, y यहां से यहां पर चेंज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू 0 है, इनिशियल वैल्यू कितनी है 4 अपॉन फाइनल 6 माइनस 4। तो कितना हो गया ये -4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया -2। और हालांकि इस लाइन का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सीधा नेगेटिव साइन लगा के मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया मैंने, वैसे भी कर सकते हो आप। तो dy हो गया 4, dx हो गया 2, तो 4/2 और वो भी नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसका। तो -2 हो गया। अब यहां से मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अगर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन को मैं, अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो नीचे वाले डायरेक्शन की क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है मतलब इसका मतलब क्या हो गया, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। और लिफ्ट अगर मूविंग अपवर्ड्स है तो n1 की वैल्यू क्या होगी, m मूविंग अप मतलब g प्लस a1। तो n1 कितना आ गया मेरे पास, मास हो गया कितना, वैसे मास तीनों में कॉमन आएगा तो m को m रहने दो, भले यहां पर नहीं भी दिया होता तो भी काम हो जाता आपका, और दिया हुआ है और अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो भाई, जैसा भी करना है। तो g हो गया 10 प्लस a1 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 12m। m की वैल्यू यहां से रख दो 80 किलोग्राम, तो 12 इंटू 80, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ सकता है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन पूछा हुआ हो इस फेज के लिए, है ना, इसको देख के लग रहा है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। उसके बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट में एक्सेलरेशन 0 मतलब जो n होगा वो mg के बराबर होगा, mg मतलब 10m। और तीसरा मेरे पास क्या है, n3, है ना। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूविंग डाउन है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस की जगह तो ये हो जाएगा mg माइनस a2। ये समझो a2 को वापस -2 मत लिख देना, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोइंग लिफ्ट मूविंग डाउन, शोइंग लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन। तो यहां पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना अपन, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, 2 से नीचे जा रही है इसका मतलब ये हुआ, और 2 से नीचे जा रही है इसका मतलब क्या हो गया, m g हो गया 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 8m। मुझे क्या पूछा इसने, रेशियो निकालना है ना, तो n1 is 2 n2 is 2 n3 कितना आ जाएगा, n1 हो गया मेरे पास 12m is 2 10m is 2 8m, m रेशियो में कैंसिल हो गया, 2 से उड़ा दें तो ये हो जाएगा 6:2 5:4। ये मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन का क्या आ गया, रेशियो आ गया। ओ भाई क्लियर, जल्दी लिख लो इसको। चलो सेशन को यहीं ओवर करते हैं। सो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा, शानदार मक्खन की तरह। और अगर आपने एंड तक लेक्चर को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और अगर और इसी तरह के अच्छे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, उसके बाद देखिए, और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर, बेल आइकन को जरूर क्लिक करके जाएं ताकि आने वाले और वीडियोस आपको समय पर उनके नोटिफिकेशन मिलते चले जाएं। राइट, जाने का समय हो गया, कल सेम टाइम वापस हाजिर होता हूँ अगले और अच्छे वीडियो के साथ में। बाय।